2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट delivers a constant power k watts. If the particle start from rest, the force on the particle at time t is. क्वेश्चन में बोला है कि m मास का कोई एक पार्टिकल है जिस पर एक मशीन ने एक कांस्टेंट पावर अप्लाई किया है। इस कांस्टेंट पावर की वैल्यू है k वॉट। आपसे पूछा गया है कि अगर ये पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, देन t टाइम के ऊपर एट टाइम t व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। t टाइम पर इस पार्टिकल पर फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो देखिए आपसे फोर्स पूछा गया है, पावर दे दी है, मास दे दिया और टाइम दे दिया। सो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। नाउ हियर पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय k, सो k इक्वल टू, अब वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टी। Now, as according to question, the particle is starting from the rest. पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। सो k आपके पास इक्वल आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी के। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं 2kt अपॉन m टू द पावर हाफ या रूट 2kt अपॉन m। ठीक है, अब हमने यहाँ से वेलोसिटी तो निकाल ली, हमसे वेलोसिटी थोड़ी पूछी थी, हमसे तो पूछा गया था फोर्स कितना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को यूज में करके अपन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो देखिए वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv अपॉन dt। सो हमें इस इक्वेशन का जो वेलोसिटी की हमारे पास इक्वेशन आई है, इसका टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी टी ऑफ 2kt अपॉन m टू द पावर हाफ। यहाँ पर 2k अपॉन m तो क्या है आपके पास कांस्टेंट, ये जो 2k अपॉन m है ये तो कांस्टेंट है, बचा रूट t। तो रूट 2k अपॉन m को तो बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास रूट ऑफ t का, एंड रूट ऑफ t का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 1 अपॉन 2 रूट टी। दिस इज योर एक्सेलरेशन। थोड़ा और सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास में k अपॉन एम टी, ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा आपके पास में 2, ये आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि भाई फोर्स कितना होगा। तो फोर्स होता है एम ए के इक्वल, एम ए की वैल्यू क्या थी, k अपॉन 2m टी। तो जैसे आप ये वैल्यू रखोगे ये बन जाएगा m रूट में आ जाएगा आपकी बार ऊपर। कैसे, तो भाई नीचे m की पावर हाफ, ऊपर m की पावर 1, बचेगा क्या, ऊपर m की पावर हाफ बचेगा। तो m के अपॉन 2 रूट में अपॉन में t, अपॉन में t है तो इसको अपन t की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं। भाई अपॉन में, भाई रूट में 1 बाई टी है, 1 बाई रूट टी को अपन क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर माइनस हाफ। सो रूट एम के बाई 2 टी टू द पावर माइनस हाफ, रूट एम के बाई 2 टी टू द पावर माइनस हाफ अपना है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन अपना आंसर यहाँ पर बनेगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M मूविंग एट स्पीड v collides elastically with another block of same mass capital M which is initially at rest. After collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction and has a velocity v upon 3. The second block's speed after the collision. क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कैपिटल M मास का एक ब्लॉक है जो कि v स्पीड से चलता हुआ इलास्टिकली कोलाइड करता है, किससे, तो सेम मास के, मतलब कैपिटल M मास के एक दूसरे ब्लॉक से। ये जो सेकंड ब्लॉक था वो इनिशियली किस में था, रेस्ट में। आफ्टर कोलिजन पहला जो ब्लॉक है
वो तो थीटा एंगल पर v/3 स्पीड से मोशन करने लग जाता है, अपनी इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर v/3 स्पीड से मोशन करने लग जाता है। द सेकेंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर द कोलिजन आपसे पूछी गई है कि कोलिजन के बाद में दूसरे ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। तो देखिए, आपके पास में कैपिटल M मास का ब्लॉक था, ये दूसरे कैपिटल M मास के ब्लॉक से आके कोलाइड करता है। इसकी स्पीड v, इसकी स्पीड कितनी है 0। अब कोलाइड करने के बाद में ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B ब्लॉक। तो जो A ब्लॉक है, A ब्लॉक कैपिटल M मास का A ब्लॉक, ये तो v/3 स्पीड से थीटा एंगल पर चला गया, ठीक है, ये तो थीटा एंगल से v/3 स्पीड से चला गया। लेकिन ये जो दूसरा ब्लॉक है कैपिटल M मास का B ब्लॉक, इसकी स्पीड हमें पता नहीं है, तो हमने v डैश कंसिडर यहाँ पर कर ली है। तो अब देखिए, हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है पूरे सिस्टम की, वो कैसी होती है, कंजर्व्ड। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियली आपके पास कैपिटल M मास जो था A ब्लॉक, वो तो स्पीड से मोशन कर रहा था, लेकिन दूसरा रेस्ट में था। तो इनिशियली आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv² प्लस 0। लेकिन बाद में यही A ब्लॉक v/3 स्पीड से चलने लगा और B ब्लॉक v डैश से, तो बाद में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv/3² प्लस हाफ mv डैश स्क्वायर। अब देखिए, दोनों साइड 1/2 1/2 एंड 1/2 कॉमन, m और m भी कॉमन, तो इनको तो हम काट देंगे। बचा के हमारे पास v² इक्वल टू v²/9 प्लस v डैश स्क्वायर। यहाँ से v डैश स्क्वायर बना v² माइनस v²/9, एलसीएम आ जाएगा 9 का, ये बनेगा 9v² माइनस v²। सो v डैश स्क्वायर इक्वल टू 8v²/9, और वी कैन राइट v डैश इक्वल टू रूट ऑफ 8v²/9। रूट ऑफ 8 होता है 2√2v/3। ये हमारे पास सेकंड ब्लॉक की, सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड आनी चाहिए 2√2v/3। 2√2v/3 ऑप्शन अपना थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 meter with an initial velocity v0. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v0 is. क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि आपके पास 20 मीटर की हाइट है। इस 20 मीटर की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को इनिशियल वेलोसिटी v0 से नीचे थ्रो किया है। अब हुआ क्या, ये आकर ग्राउंड पे कोलाइड करती है, कोलाइड करने के बाद वापस रीबाउंड करती है और फिर से कहाँ तक जाती है, सेम हाइट h तक, मतलब 20 मीटर तक ये जाती है। आपसे ये पूछा गया है कि अगर इस कंप्लीट प्रोसेस में यहाँ पर ग्राउंड से कोलिजन के दौरान इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका 50% लॉस हो जाता है, तो भी वो क्या होता है, सेम हाइट तक पहुँचती है। इस कंडीशन में v0 कितना होना चाहिए, मतलब इस v0 की वैल्यू क्या हो ताकि कोलाइड भी करे, 50% एनर्जी का लॉस भी हो और फिर रिबाउंड करके वापस सेम हाइट तक वो पहुंच जाए। देखिए, अगर यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता तो रिबाउंड करने के बाद वो ज़्यादा हाइट तक जाती, ठीक है, लेकिन एनर्जी का लॉस होने की वजह से वो सेम हाइट तक ही जा पाई है। तो अब आपसे पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी v0 कितनी थी। तो देखिए, सबसे पहले तो जब ये बॉल हमारे पास ग्राउंड पे आई तो वहाँ स्पीड कितनी होगी वो हमें निकालना है, ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस हो जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्पीड कितनी थी, आते टाइम v, अब जाएगी भी कितने से, v स्पीड से, ओके। तो देखिए, ये जो v है वो कैसे निकालेंगे, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2a से अपन इसको निकाल सकते हैं, ओके। आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, वो कैसे, तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो इस पॉइंट पर एनर्जी क्या थी, हाफ
एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी एच, एंड यहाँ पर एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो बस यही वैल्यू अपने को यहाँ पर पुट करनी है, उससे अपना आंसर आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, 2g एंड हाइट क्या हो गई h। क्लियर, ये v स्क्वायर आ गया v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। नाउ आपसे बोला गया है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी उसका 50% लॉस हो गया, उसके बाद वो सेम हाइट तक गई, मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में थी वही ऊपर जाके क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसका भी कितना, 50%, क्योंकि 50% लॉस हो चुका है। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 50% ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, वी कौन सा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल टू एम जी एच। अब 50% ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 50/100 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। 50/100 का मतलब भी 1/2 ही होगा, इसको आप कट करोगे तो भी ये कितना बनेगा, 1/2। तो हमारे पास बना 1/4 एम, वी स्क्वायर कितना था, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, तो वैल्यू रख देते हैं, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल टू एम जी एच। अब दोनों साइड m से m क्या कर सकते हैं बेटा, अपन कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, ये जो 4 हमारे पास है इसको इधर ले जाओ, तो ये बन गया 4gh। सो वी नॉट स्क्वायर आपको मिलेगा 4gh माइनस 2gh मीन्स 2gh। सो वी नॉट आपको मिलेगा रूट ऑफ 2gh। आपके पास में 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू थी 20, तो ये बना रूट ऑफ 400, मतलब वी नॉट आपके पास मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से अगर आप उस बॉल को थ्रो करते हो और ग्राउंड पर 50% एनर्जी का लॉस होता है तो भी वो सेम हाइट तक जाएगी, मतलब 20 मीटर तक ही वापस ऊपर जा सकती है। तो इसका आंसर कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर 4 डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज per minute at a pressure of 150 millimeter of mercury. If the density of mercury is 13.6 multiplied by 10 to the power 3 kilogram per meter cube and g equal to 10 meter per second square, then the power of heart in watt is। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक आदमी का हार्ट जो है वो एक मिनट में उसकी आर्टरीज में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है, जहाँ पर प्रेशर जो है दैट इज़ 150 mm ऑफ मर्करी। अगर मर्करी की डेंसिटी आपको गिवन हो, जी की वैल्यू आपको गिवन हो, तो हार्ट ने जो पावर लगाई है उसको वॉट में आपको कैलकुलेट करना है। सो पावर का हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। नाउ व्हाट इज वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। 5 लीटर वॉल्यूम है, प्रेशर आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम और प्रेशर की फॉर्म में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क डन इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ओके, सो प्रेशर अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा गिवन नहीं है, आपको ये बोला गया है कि ये जो प्रेशर है इसकी वैल्यू 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल है। तो जब इस टाइप से कॉलम की फॉर्म में, मर्करी कॉलम, वाटर कॉलम की फॉर्म में प्रेशर गिवन हो, तो उस प्रेशर की वैल्यू हमारे पास होती है रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये आपका वर्क डन होगा, यही वैल्यू हमें पावर में रखनी है। सो P इक्वल टू रो जी एच वी अपॉन टाइम। नाउ यहाँ पर हमें टाइम क्या दे रखा है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, वॉल्यूम है 5 लीटर। नाउ एज वी ऑल नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। ओके, उसके अलावा आपको यहाँ पर h चाहिए दैट इज़ 150 mm, मिलीमीटर मतलब 10 to the power -3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको g की वैल्यू 10 दे रखी है, रो की वैल्यू, रो मतलब डेंसिटी ऑफ मर्करी इज़ 13.6, 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सारी वैल्यूज़ गिवन है, बस कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इसमें अपन वैल्यूज़ रखते हैं। सो पावर इक्वल टू रो मतलब 13.6 इंटू 10 to the power 3, जी की वैल्यू 10,
h है 150 mm मतलब 10⁻³ वॉल्यूम है 10⁻³ इंटू 5, क्योंकि आपको यहाँ पर 5 लीटर गिवन था, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ अपॉन में टाइम इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन आएगा। इसको अपने को सॉल्व करना है, तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इस 10 से ये 0 कैंसिल, तो आपके पास जो कैलकुलेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखिए अब ऊपर क्या बचेगा, ये 0 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इससे यहाँ पर 10⁻³ कैंसिल होकर 10⁻² बनाएगा। ठीक है, तो 10⁻² इंटू में एक यहाँ पर आपके पास ये 5 भी बच गया। ठीक है, तो इंटू में 5 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, इस पूरी कैलकुलेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो पावर होगी दैट विल बी अराउंड 1.7 वाट। इस पूरी इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.7 वाट। 1.7 मतलब ऑप्शन सी अपना आंसर बनेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में आपको पावर पूछी जाए तो पावर का फॉर्मूला तो वर्क डन पर यूनिट टाइम ही होगा, लेकिन वर्क डन यहाँ पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम के इक्वल आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे भी चल लेते हैं। Two particles A and B move with constant velocities v1 vector and v2 vector at the initial momentum. Their position vectors are r1 vector and r2 vector respectively. The condition for particles A and B for their collision is. तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो पार्टिकल हैं A और B, जिनकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 वेक्टर है, इनकी वेलोसिटी v1 एंड v2 वेक्टर है। आपसे कहा गया है द कंडीशन फॉर द पार्टिकल A एंड B फॉर देयर कोलिजन, उनके कोलिजन की कंडीशन क्या होगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पार्टिकल्स की होनी है कोलिजन होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई ना कोई टाइम लगेगा, और उस टाइम पर उन दोनों पार्टिकल्स की जो फाइनल पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फॉर कोलिजन final position of both particles should be same। जो फाइनल पोजीशन है वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर फाइनल पोजीशन सेम नहीं हुई तो कोलाइड भी नहीं हो पाएंगे। तो फाइनल पोजीशन अपन कैसे निकालेंगे, इनिशियल पोजीशन प्लस वी। ठीक है, तो इन फाइनल पोजीशन हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल की आएगी r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू टी, एंड सेकेंड पार्टिकल की आ जाएगी r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इंटू टी। ये फाइनल पोजीशन होगी। ठीक है, क्यों, इनिशियल पोजीशन आपको पता थी r1 एंड r2 है, ये v1 एंड v2 वेलोसिटी से चलेंगे तो t टाइम में इनकी फाइनल पोजीशन यही आएगी r प्लस वी। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए r1 प्लस v1t एंड सेकेंड के लिए r2 प्लस v2t। ओके, तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू में t। हमने क्या किया है, हमने ये जो v1 वेक्टर इसको इधर लेके गए, माइनस होगा, और फिर इन दोनों टर्म्स में से t को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम इस पूरी इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लें, ठीक है, बाय टेकिंग द मैग्नीट्यूड, देन वी विल गेट r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय t। यहाँ से आपके पास t की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड अपॉन v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट की जा सकती है। जैसे ही इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में पुट करोगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 1 इक्वेशन थी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इक्वल टू v2 माइनस v1 वेक्टर इंटू टी। टी की जगह
आपके पास हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड अपॉन V2 माइनस V1 वेक्टर का मोड, मतलब मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से ये जो R1 माइनस R2 इसको नीचे ले जाया जा सकता है, यहाँ पर इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू बनेगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V2 माइनस V1 वेक्टर अपॉन V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप से आपके पास में इनमें रिलेशन बनेगा दैट R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन उनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V2 माइनस V1 वेक्टर अपॉन उनका मैग्नीट्यूड। ये कंडीशन होगी तो कोलिजन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो ऐसा थर्ड ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग कोलिजन के लिए R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन उनका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू V2 माइनस V1 वेक्टर अपॉन उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट माइनस 2ik प्लस 5j टू 4j प्लस 3k when a force of 4i plus 3j Newton is applied, how much work done by this force? वर्क डन पूछा है आपसे, फोर्स दे रखा है एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दे रखी है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हो गई 4j प्लस 3k माइनस इनिशियल पोजीशन माइनस 2i प्लस 5j। तो ये आपके पास बन जाएगा 2i प्लस 5j, आपके पास यहाँ पर माइनस के साइन के साथ है, तो ये माइनस 5j एंड प्लस 4j हो जाएगा माइनस का j प्लस का 3k, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर इज़ व्हाट? इट इज़ 4ik प्लस 3jk। अब आपको वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F वेक्टर डॉट S वेक्टर, मीन्स 4i प्लस 3j का डॉट प्रोडक्ट करना है 2i माइनस j प्लस 3k के साथ में। तो ये i वाले का i वाले से मल्टीप्लिकेशन होगा, j का j से और k का k से। अब k वाला तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो k का जो इनिशियल कंपोनेंट है वो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पर इस इक्वेशन में k नहीं है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? 0k। 0k को 3k से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 4i का 2i से बनेगा 8 प्लस 3i का 3j का माइनस j से बनेगा माइनस का 3, तो ये बनेगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 जूल। 5 जूल अपना ऑप्शन थर्ड दे रखा है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो इस अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है दैट टू आइडेंटिकल बॉल्स A एंड B having velocities 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. The velocities of B and A after the collision respectively will be. क्वेश्चन में कहा गया है कि दो बॉल्स हैं A और B जो कि आइडेंटिकल है, मीनिंग इनका मास सेम है। इनके पास इनिशियली वेलोसिटी है 0.5 एंड माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड और इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होती है। अब ये इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल है। आपसे पूछा गया है कोलिजन के बाद में B और A की, A और B की नहीं, B और A की वेलोसिटीज़ क्या होगी आफ्टर द कोलिजन। तो देखिए बेटा, इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है इलास्टिक कोलिजन है और सेम मास है, तो जब ऐसा होता है इफ़ मासेस आर इक्वल एंड कोलिजन कैसी है? इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। ठीक है, तो जब इलास्टिक कोलिजन हो और मासेस सेम हो तो वेलोसिटीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इसका मतलब ये जो डाटा आपको दे रखा है 0.5 एंड माइनस 0.3 वो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब VA तो इक्वल हो जाएगा U ऑफ B के एंड VB इक्वल हो जाएगा U ऑफ A के। मतलब कि A की वेलोसिटी कोलिजन के बाद में कोलिजन से पहले B की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी और कोलिजन के बाद में B की वेलोसिटी कोलिजन से पहले की A की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। मतलब यहाँ पर VA हो जाएगा आपके पास UB कितना था? माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड और VB हो जाएगा UA
यू ए आपके पास था 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो बी की स्पीड तो कितनी आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड, और ए की स्पीड कोलिजन के बाद में आ जाएगी -0.3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा होगा अपने पास, बी। और अगर आपको ये मेथड याद ना हो कि सर इलास्टिक कोलिजन में इक्वल मास होने पर वेलोसिटीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाती है, अगर ये ना याद हो तो हम इसको कर सकते हैं अलग मेथड से। मेथड कौन से हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल होगा। अब मासेस दोनों के सेम हैं तो m मान लेते हैं, m इंटू ए की वेलोसिटी 0.5, b की वेलोसिटी -0.3 इक्वल टू बाद में a की वेलोसिटी v1 मान लेते हैं या va ले लेते हैं क्योंकि अपन ने ऊपर भी va vb ही लिखा है, एंड b की वेलोसिटी m vb यहाँ पर आ जाएगा। अब हर तरफ से m को कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास क्या बचा भाई वैल्यू 0.5 माइनस 0.3 मतलब 0.2 इक्वल टू va प्लस vb। ठीक है, नेक्स्ट बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ये क्या होता है, ई वी टू माइनस वी वन ई यू वन माइनस यू टू, ये हो जाएगा ई यू वन माइनस यू टू इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। अब ई यू ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, u1 की वैल्यू 0.5, u2 की वैल्यू -0.3 इक्वल टू vb माइनस va। ठीक है, अब ये हो गया 0.8 इक्वल टू vb माइनस va। तो एक इक्वेशन तो ये थी, दूसरी ये है, इन दोनों को ही अपन ऐड कर सकते हैं। तो 1+2 करोगे तो वैल्यू देखिए क्या आती है अपने पास, 1+2 में आपके पास में va माइनस का va प्लस का कैंसिल, vb vb 2vb 0.8 और 0.5 हो जाएगा 1, तो 2vb इक्वल टू 1, सो vb इक्वल टू आपके पास आएगा 1/2 मतलब 0.5। ये vb की वैल्यू आप इक्वेशन 2 या 1 में रख दो तो आपके पास va भी आ जाएगा। तो अपन रख देते इक्वेशन 2 में 0.8 इक्वल टू 0.5 माइनस va यहाँ से आ जाएगा 0.5 माइनस 0.8 या va इज इक्वल टू -0.3 मीटर पर सेकेंड, माइनस के 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए पहले जो आंसर आ रहा था वही आंसर अभी आया है। या तो कॉन्सेप्ट से कर लीजिए कि भाई जब आपके पास में इलास्टिक कोलिजन होती है सेम मासेस के बीच में तो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती है, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन से आपके पास इसका आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 400 meter per second strikes a wooden block of mass 2 kg which is suspended by light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक 5 मीटर लंबी स्ट्रिंग से, एक रस्सी से एक ब्लॉक बंधा है। इस ब्लॉक का मास आपको दे रखा है 2 kg और एक बुलेट है जिसका मास आपके पास में 10 ग्राम। ये बुलेट 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन करती हुई इस ब्लॉक से आके टकराती है। जैसे ही टकराती है ब्लॉक ऊपर उठने लग जाता है। ब्लॉक कहाँ तक ऊपर जाता है, तो ये आपको कहा गया है कि ब्लॉक जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है और उसके बाद बुलेट यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बुलेट जब निकलती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक, कि जब ये ब्लॉक से हॉरिजॉन्टली निकल जाती है तब इसकी स्पीड कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन से ये vb निकाल सकते हैं। ठीक है, बुलेट की स्पीड अपन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर इस ब्लॉक की स्पीड भी इनिशियली हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो अब यहाँ पर ये कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो ब्लॉक की वेलोसिटी निकालते हैं।
ब्लॉक के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, जितनी ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। उतनी ही क्या होगी, फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली ब्लॉक के पास अपन काइनेटिक एनर्जी लेते हैं हाफ mv²। सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv² प्लस 0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस mgh। ब्लॉक के लिए m था आपके पास 2 kg, वेलोसिटी हमें निकालनी है तो पता नहीं वेलोसिटी कितनी है, इक्वल टू ब्लॉक का मास 2 kg, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू थी 0.1, क्योंकि 10 सेंटीमीटर था तो 0.1 है। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन में आपको देखा था 10 सेंटीमीटर हाइट पर वो जाता है, 5 मीटर उस स्ट्रिंग की लेंथ है, जबकि ब्लॉक कितना ऊपर उठा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 2 से 2 कैंसिल, v² आपके पास बना 2, सो v आ जाएगा आपके पास में √2, v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √2 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें इस ब्लॉक की स्पीड थोड़ी पूछी थी, हमसे तो ये पूछा था कि जब ये बुलेट वापस इमर्ज होती है, जब बुलेट वापस निकलती है तो उसकी स्पीड कितनी थी। तो उसके लिए हम लगाएंगे अब बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1v1 इनिशियल वेलोसिटी u कंसिडर कर लेते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल में m1v1 प्लस m2v2, ये होता है हमारे पास, जहाँ m1 m2 दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास, u1 u2 उनकी इनिशियल वेलोसिटी, v1 v2 उनकी फाइनल वेलोसिटी। सो अब m1 मतलब बुलेट का मास कितना था 10 ग्राम, मतलब 10 × 10⁻³ u1 था आपके पास में 400 मीटर पर सेकेंड, m2 था 2 kg और उसकी वेलोसिटी थी हमारे पास 0, इक्वल टू m1 10 × 10⁻³ v1 हमें पता नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना है, और m2 है 2 kg और वेलोसिटी आई थी √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू तो 0 हो गई, यहाँ पर 10⁻³ तो ये बचेगा 10⁻², ये 10⁻² इन दोनों 0 को कैंसिल कर देगा, तो इधर तो वैल्यू बची 4, इक्वल टू आपके पास मिलेगा 4 इक्वल टू, ये बना आपके पास में 2√2 प्लस 10⁻² v1, सो 10⁻² v1 इक्वल टू 4 - 2√2। अब √2 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो 2 × 1.4 हो जाएगा 2.8, 4 में से 2.8 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में v1 कितना आ जाएगा, v1 विल बी इक्वल टू 1.2 अपॉन 10⁻², मतलब 120 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ v1, मतलब ये जो बुलेट है ये 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस इमर्ज होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 120 मीटर पर सेकेंड, मतलब अपना ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। इतनी स्पीड से ये बुलेट क्या होगी, उस सिस्टम से, उस ब्लॉक से बाहर निकलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F वेक्टर which is equal to 2t I cap plus 3t square j cap Newton, where I cap and j cap are the unit vectors along x and y axis. What power will developed by the force at time t? क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 किलोग्राम मास पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि टाइम पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। टी टाइम पर उसको पावर पूछी गई है कि उसमें कितनी पावर डेवलप हुई है। तो पावर का फॉर्मूला टी टाइम पर होता है F.V, ठीक है। अब F तो अपने पास है, V नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करें, हमारे पास F वेक्टर कितना है, F वेक्टर है हमारे पास है 2ti k प्लस
3t²jk। f होता है ma वेक्टर, तो 2tik प्लस 3t²jk। अब मास की वैल्यू आपके पास 1 kg है। जैसे आप मास को 1 kg लिखोगे वैसे ही आपके पास में a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2tik प्लस 3t²jk। अब एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। कैसे, तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। ये आपको दे रखा है 2tik प्लस 3t²jk। यहाँ से dv हो जाएगा 2tik प्लस 3t²jk dt। दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे dv का इंटीग्रेशन तो बनेगा v, 2t का बनेगा 2t²/2 i एंड 3t³ 3j। अब यहाँ पर 2 से 2 एंड 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास में v वेक्टर क्या मिलेगा, v वेक्टर मिलेगा आपको t² प्लस t³ तो अब ये वैल्यू आप p = f.v में पुट कर सकते हो। तो जैसे ही पुट करोगे f की वैल्यू थी हमारे पास 2tik प्लस 3t²jk, 2tik प्लस 3t²jk डॉट v की वैल्यू है t² प्लस t³ अब i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ होता है, j का j के साथ होता है। तो यहाँ पर आप 2t को t² से मल्टीप्लाई करोगे और 3t² को t³ ये बनेगा 2t³ प्लस 3t⁵। ये आपका पावर आना चाहिए था वॉट में, ठीक है। सो पावर की वैल्यू होगी 2t³ प्लस 3t⁵। 2t³ प्लस 3t⁵ मतलब ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकंड।